हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरूट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड रिटन बाय थॉमस ग्रे। इस पोइट्री से रिलेटेड हमने 10 स्टैंजास पिछले 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किए थे और आज के इस लेक्चर में हम 10 से जो अगले होंगे सभी को आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो देखिए इसमें है सबसे पहले 11th जो स्टैंजा है उसमें क्या बताया गया है। तो देखिए इस स्टैंजे के अंदर जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो गरीब लोग हैं, यहाँ के गरीब फार्मर्स है जो इस हैमलेट विलेज के, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो हैमलेट विलेज है उसमें रहने वाले ये लोग हैं, हैमलेट गांव के लोग हैं ये। तो उस देहाती एरिया के यानी ग्रामीण एरिया के जो व्यक्ति हैं वो जब मर चुके हैं तो वो कैसे कब्रों में लेटे हुए हैं ये हमने पढ़ा था। और देखिए कैसे लेटे हुए हैं और कोई भी अब उनको नहीं जगा सकता, यानी कि अब वो मर चुके हैं और कब्रों में दफन है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सजावटी चीज है, चाहे कुछ भी है, उनको दोबारा से जिंदा नहीं कर सकती। तो देखिए इसको एनालाइज करते हैं हम। कैन स्टोरेड अर्न। तो देखिए स्टोरेड क्या होता है? स्टोरेड होता है जिस पर स्टोरेज लिखी हो, यानी कि ऐसा कोई अर्न क्या होता है? एक कलश यानी कि एक पोट, एक मटका होता है छोटा सा, जिसको पिच भी बोल देते हैं या फिर वेसल भी बोल देते हैं। एक ऐसा पोट जिस पर क्या लिखा हुआ है, कुछ चित्रकारियों के जैसे ही कुछ कहानियां लिखी हुई है, उस पर कुछ स्टोरेज लिखी हुई है एंशिएंट टाइम की, यानी प्राचीन समय की कुछ कहानियां जिस अर्न के ऊपर लिखी गई है, यानी एक कलश के ऊपर प्राचीन कहानियां लिखी गई है। और एनिमेटेड बस्ट, एनिमेटेड मीन डेकोरेटेड, यहाँ पर क्या मीनिंग होगा इसका? डेकोरेटेड, यानी कि डेकोरेट किए हुए जो बस्ट है। बस्ट क्या होता है? बस्ट होता है आधे धड़ की आइडल, यानी कि आधे धड़ की क्या होती है? मूर्ति होती है, उसको हम बोलते हैं बस्ट। तो देखिए यहाँ क्या कहता है पोइट कि चाहे कोई कहानियों से लिखा हुआ, कोई कहानियों से भरा हुआ कोई कलश हो, एक सुंदर कलश है, चाहे कोई मटका है, चाहे कोई आधे धड़ की सजी हुई मूर्ति हो, इनके कब्रों पर ये लगा दी, इनके कब्रों पर ये लगा दी जाए तो भी ये इनको जीवित नहीं कर सकती। यानी कि मरने के बाद कैसे भी सजावट कर ली जाए इनकी कब्रों पर, तो ये इनको जिंदा नहीं कर सकते जो इस कब्र में दफन हो चुके हैं। Back to its mansion call the fleeting breath। अब देखिए मैंसन कोल मीन, मैंसन क्या है? मैंसन होता है एक हाउस, एक हॉल, एक कमरा, एक रूम। तो कॉल क्या होता है? पुकारना किसी को, यानी कि इनके घरों से जो आवाज आती है, घर कौन से हुए? यहाँ पर मैंसन को पर्सोनिफाइड किया गया है। यहाँ मैंसन को क्या किया गया है? पर्सोनिफाइड किया गया है मैंसन को, यानी कि इसका मानवीकरण किया गया है। मैंसन क्या है यहाँ पर? अ डेड पर्सन्स बॉडी, अ डेड पर्सन्स बॉडी। तो यहाँ पर एक मरे हुए व्यक्ति का शरीर है, उसके शरीर को क्या कहा गया है? एक मैंसन कहा गया है, यानी एक घर कहा गया है, एक कमरा कहा गया है। कि अगर इसका मरा हुआ शरीर भी आवाज लगाए द फ्लीटिंग ब्रेथ, तो देखिए फ्लीटिंग ब्रेथ को, फ्लीटिंग होता है ट्रांजिटरी, थोड़े समय के लिए रहने वाली सांसें, यानी देखिए किसी भी व्यक्ति को एक ना एक दिन मरना है और जो हमारे शरीर के अंदर, हमारी मैंसन के अंदर जो सांसें चल रही है, ब्रेथ चल रही है, वो कैसी है? फ्लीटिंग है। फ्लीटिंग मीन ब्रीफ, ट्रांजिटरी, जो थोड़े समय के लिए हमारे शरीर में रहती है, उसके बाद हर कोई इस दुनिया से चला जाता है और वो सांसें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। यानी कि क्या कहा गया है यहाँ पर कि अगर कोई सजावटी कलश हो, चाहे एनिमेटेड बस्ट, यानी कि चाहे एक डेकोरेटेड बस्ट हो, यानी आधे धड़ की मूर्ति हो, वो भी अगर क्या करे, इस मरे हुए शरीर को आवाज लगाए तो भी इसमें सांसें नहीं लाई जा सकती, जो कि थोड़े समय के लिए इसमें रहती है। यानी थोड़े समय के लिए शरीर के अंदर रहने वाली सांसों को दोबारा, इन चीजों के दोबारा नहीं लाया जा सकता। जो चला गया वो चला गया। अब देखिए कैन ओनर्स वॉइस। अब ओनर का भी यहाँ क्या किया गया है? पर्सोनिफिकेशन किया गया है। तो देखिए आपको एक चीज यहाँ से याद रखनी है कि इस स्टैंजे में कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, तो वो कौन सी रहेगी? पर्सोनिफिकेशन। कौन सी रहेगी? पर्सोनिफिकेशन। तो यहां से आपको पर्सोनिफिकेशन याद करके जानी है एग्जाम के लिए। कैन ओनर्स वॉइस, जब भी स्टैंजा दिया जाएगा आपको पर्सोनिफिकेशन याद कर लेना है यहाँ। तो कैन ओनर्स वॉइस,
ऑनर मीन जो सम्मान भरी आवाजें है, किसी को इज्जत देते हुए, उसका सम्मान करते हुए यहां पर अगर उसको आवाज भी लगाई जाए, यानी यहां पर देखिए ऑनर का पर्सोनिफिकेशन कैसे किया गया। ऑनर को एक इंसान की तरह दिखाया गया है, एक मानव की तरह एक्ट करते हुए बताया गया है कि जैसे एक इंसान की क्या की जाती है, अगर उसकी इज्जत की जाए तो वो क्या हो जाता है, बहुत मतलब खुशी से फूल जाता है। तो वैसे ही ऑनर की जो वॉइस है सम्मान से भरी हुई, अगर सम्मान इज्जत भी उसको क्या करे, आवाज लगाए, वॉइस दे। वॉइस क्या है, आवाज। अगर कोई ओनर भी उसको वॉइस दे, प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, तो वो भी इस साइलेंट डस्ट को, जो कि उसकी साइलेंट क्या होती है, खामोश, डस्ट मीन मिट्टी, यानी मरे हुए शरीर की जो मिट्टी है उसको वो भड़का नहीं सकती। प्रोवोक क्या होता है, किसी को भड़काना, यानी कि किसी को जगाने के लिए उत्साहित करना, उत्सुक करना, एक्साइट करना। तो यहां पर क्या होगा, प्रोवोक, एक्साइट कर देना। यानी कि अगर ओनर भी आवाज दे, कोई कहे कि तुम्हें इतना सम्मान दिया जाएगा और तुम जाग जाओ, तो भी कोई मरे हुए को साइलेंट क्या होती है, खामोश, डस्ट मीन मिट्टी, यानी मरे हुए शरीर की जो मिट्टी है उसको वो भड़का नहीं सकती। प्रोवोक क्या होता है, किसी को भड़काना, यानी कि किसी को जगाने के लिए उत्साहित करना, उत्सुक करना, एक्साइट करना। तो यहां पर क्या होगा, प्रोवोक, एक्साइट कर देना। यानी कि अगर ओनर भी आवाज दे, कोई कहे कि तुम्हें इतना सम्मान दिया जाएगा और तुम जाग जाओ, तो भी कोई मरे हुए को, यानी कि साइलेंट, खामोश पड़ी हुई धूल को, उस मिट्टी को नहीं जगा सकता, उसको भड़का नहीं सकता। यानी भड़का कर किसी मरे हुए व्यक्ति को जगाया नहीं जा सकता, चाहे उसको अब कितना भी सम्मान मिले। जो मर चुका अब वो जिंदा होने वाला नहीं है। ऑन फ्लैटरी, अब देखिए यहां पर ई आएगा, फ्लैटरी बन जाएगा। यहां फ्लैटरी क्या होता है, फ्लैटरी होता है किसी की चापलूसी करना होता है, फ्लैटरी मीन चापलूसी। और फ्लैटरी सूद क्या होता है, सूद या फिर सूद, कुछ भी आप यहां पर प्रोनाउंस कर सकते हो। सूद होता है किसी को पैसिफाई करना, किसी को शांत करना। मान लीजिए कोई गुस्से में उबल रहा है, बिल्कुल गुस्से में लाल हो रहा है, तो आप उसको पैसिफाई करेंगे, शांत करेंगे। तो सूद भी क्या होता है, पैसिफाई करना, यानी शांत करना। यानी कि अगर कोई चापलूसी भी करे उनकी, तो भी फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, चाहे कोई उनकी फ्लैटरी भी करे, कोई चापलूसी भी करे, तो भी उनको पैसिफाई नहीं कर सकता, शांत नहीं कर सकता। द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, ईयर ऑफ डेथ भी क्या है, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, यानी कि डेथ के ईयर, क्योंकि ऐसे कान जो अब मर चुके हैं, ऐसे कान जो अब मर चुके हैं, यानी कि मरे हुए कानों में अब ये चापलूसी भरी आवाज भी इनको नहीं जगा सकती, क्योंकि ये डल कोल्ड है इस वक्त। कोल्ड मीन ठंडे पड़ चुके हैं, यानी वो इस दुनिया में नहीं है। तो यहां पर क्या निकल कर आया कि डेथ के जो कान हैं उनमें अगर चापलूसी भरी आवाज भी की जाए, तो भी वो इन डल पड़े हुए, ठंडे पड़े हुए कानों को नहीं जगा सकती। तो ये यहां से स्टैंजे में निकल कर आया। अब देखिए यहां पर पोइट क्या करता है, क्वेश्चन मार्क आपने देखा, तो जहां क्वेश्चन मार्क दिखे तो आप समझ जाना कि वो किस टाइप की डिवाइस होगी, तो वो होगी रेटोरिक। तो कैसी डिवाइस होगी वो, रेटोरिक डिवाइस होगी, ये आपको याद रखना है। और रेटोरिक आपको लर्न करके एग्जाम में जाना है। तो देखिए रेटोरिक यहां पर जो पूछा जाएगा आपसे, तो ये रेटोरिक कैसे है, जब पोइट क्या करता है, एक ऐसा क्वेश्चन करता है जिसका वो जवाब नहीं चाहता। अब देखिए यहां पर क्या किया था कि अर्न से क्वेश्चन किया पोइट ने, यानी इस कलश से, कि सजावटी या फिर कहानियों से भरा हुआ चाहे कलश है या फिर सजावटी कोई आधे धड़ की मूर्ति हो, तो तुम क्या इस मरे हुए शरीर में सांसें वापिस ला सकती हो, ये पूछा। तो यहां पर एक क्वेश्चन किया, पर इसका आंसर हमें पता है, पहले से ही रेटोरिक में आंसर हमें पता होता है। क्या मरा हुआ वापिस आ सकता है, नहीं आ सकता, तो इसका आंसर हमें पता है, क्या रहेगा, नो। तो ऐसे डिवाइस जिसमें पोइट क्वेश्चन करता है पर उसका आंसर नहीं चाहता, क्योंकि उसे आंसर पहले से ही पता होता है, तो उसको हम रेटोरिक कहते हैं। तो क्या निकल कर आया, इस स्टैंजे में आपने अच्छे से समझा होगा। अब देखिए 12th स्टैंजे के अंदर बताया है परहैप्स मीन पॉसिबली, मे बी, कि शायद, परहैप्स मीन शायद, मे बी, पॉसिबली, इन दिस निग्लेक्टेड स्पॉट, निग्लेक्टेड मीन ऐसा स्पॉट क्या होता है, कोई प्लेस,
कोई जगह, कोई साइट। तो ऐसी जगह जिसको निग्लेक्ट कर दिया गया है, निग्लेक्ट होता है किसी को इग्नोर करना, तो क्या होता है निग्लेक्ट, इग्नोर करना। परहैप्स इन दिस निग्लेक्टेड स्पॉट इज लेड, अब पोइट कहता है कि शायद इस निग्लेक्टेड सी जगह पर, इस इग्नोर की हुई जगह पर, यानी कि ये साधारण सी जगह है, यहाँ पर कोई अमीर लोग विजिट नहीं करते, ना ही अमीरों को यहाँ दफनाया जाता है इस कब्रिस्तान में। तो यहाँ पर पोइट कहता है कि ऐसी जगह पर जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता, इस जगह पर कुछ व्यक्ति लेटे हुए हैं। लेड मीन हमेशा के लिए लेटे हुए हैं, यानी अपनी कब्रों में कुछ गरीब जो लोग हैं इस गाँव के, हैमलेट गाँव के, वो लेटे हुए हैं। Some heart once pregnant with celestial fire, और देखिए ऐसे लोग जो यहाँ पर लेटे हुए हैं, कभी उनके दिलों में भी, उनके हार्ट में भी क्या रहा होगा, वंस प्रेग्नेंट, कि ऐसा टाइम रहा होगा, वंस मीन एक बार ऐसा समय भी आया होगा जब ये प्रेग्नेंट हो गए, यानी हार्ट इनके प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट मीन फुल ऑफ, प्रेग्नेंट मीन क्या होता है, फुल ऑफ, यानी भरे होना, यानी इन व्यक्तियों के हार्ट उस वक्त भरे होंगे किस चीज से, विद सेलेस्टियल फायर। सेलेस्टियल मीन हेवनली, सेलेस्टियल मीन हेवनली, हेवन की, हेवन की यानी कि स्वर्ग की जो आग है, स्वर्ग जैसी आग, क्योंकि वे पवित्र दिल है, उनमें कैसी आग, सेलेस्टियल, उनमें स्वर्ग की आग किसी टाइम पे जलती होगी, यानी उनमें भी कुछ ना कुछ करने की चाहत होगी, उनमें भी कुछ ना कुछ करने की आग होगी कि वो भी अपने गांव के लिए, अपने हैमलेट गांव के लिए कुछ करे। पर क्या हुआ, हैंड्स दैट द रोड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड, और उनके हाथों में भी क्या हो सकती थी, यानी कि उनके हाथों में भी क्या हो सकती थी, तो देखिए उनके हाथ में भी क्या हो सकती थी, एक रोड हो सकती थी। रोड मीन एक छड़ी होती, एक तलवार होती, ऑफ एम्पायर, एम्पायर मीन जो एक एम्पायर के हाथ में होती है, एक शासक के, एक सम्राट के हाथ में होती है। जैसे एक राजा के हाथ में क्या होती है, तलवार होती है, उनके हाथ में भी एक तलवार हो सकती थी। माइट हैव मीन हो सकती थी उस वक्त। स्वेड, स्वेड मीन क्या होगा यहाँ पर स्वेड क्या होगा, स्वेड मीन होगा टू इन्फ्लुएंस, टू इन्फ्लुएंस समवन, यानी इनके हाथ में भी एक तलवार होती जो लोगों को क्या करती, इन्फ्लुएंस करती, प्रभावित करती। यानी कभी ऐसा वक्त भी हो सकता था जब इनके हाथों में एक राजा की तरह तलवार होती और लोग उसे देख देख कर उनकी वाहवाही करते, यानी कि उनकी क्या करते, वो उनका प्रभाव पड़ता, एक राजा का जैसे प्रभाव अपनी प्रजा पर पड़ता है, ठीक उसी तरह ये भी किसी ना किसी को क्या करते, स्वेड मीन उनको प्रभावित करते। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वे तो क्या थे, उनके हाथ में कभी कोई तलवार आ ही नहीं सकी, क्योंकि वे गरीब लोग थे, हैमलेट गांव के गरीब लोग थे, इसलिए कभी उनके हाथों में तलवार आ ही नहीं सकी। और उनके जो दिलों में एक आग जलती थी, एक ज्वाला जलती थी, हेवनली फायर, एक स्वर्ग की आग जलती थी कुछ करने के लिए अपने गांव के लिए, वो भी वो नहीं कर पाए, यानी अपने गांव के लिए वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वे गरीब थे, उनके पास कुछ नहीं था अपने गांव के लिए करने के लिए। और वेक्ट टू एक्सटेसी द लिविंग आयर, एक्सटेसी होता है देखिए हैप्पी, जिसमें जॉय होता है, खुशी होती है, और वेक्ड, वेक्ड में जागना, वेक्ड टू एक्सटेसी द लिविंग लायर, तो देखिए वो जब जागते थे तो उनके हाथों में क्या होती थी, एक लिविंग लायर होती थी। लायर होता है एक बीणा, यानी कि खुशी से भी क्या किया करते थे उस वक्त, बीणा बजाया करते थे, यानी उनके हाथ भी कुछ करने के लिए बने थे जिसमें वो बीणा बजाया करते थे। यानी उस गांव के जो लोग थे वो बहुत कुछ करना चाहते थे पर वो कर नहीं पाए, ये इस स्टैंजा के अंदर कहा गया है। अब नेक्स्ट देखिए, बट नॉलेज टू देयर आइज हर एम्पल पेज। अब देखिए कि नॉलेज है, जो नॉलेज की जो आइज होती है वो क्या होती है, हर किसके लिए यूज हुआ, नॉलेज के लिए यूज हुआ, क्योंकि हर दिखाया गया है एक लड़की की तरह बिहेव किया गया है नॉलेज को, यानी जो नॉलेज है उसके क्या है, ज्ञान के भंडार भरे हुए हैं। नॉलेज किसको कहते हैं, यानी हर एक पेज उसका, नॉलेज का हर पेज किससे भरा हुआ था, प्रचुर ज्ञान से भरा हुआ था। मीन जिस तक हमारी असेस ही ना हो सके, जिस तक हमारी पहुंच ही ना हो, इतने अधिक मात्रा में जो ज्ञान है उसके पेज भरे रहते थे। रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम, और ये क्या थे, रिच मीन फुल ऑफ, रिच मीन फुल ऑफ।
रिच मीन फुल ऑफ। तो देखिए ज्ञान के भंडार भरे होते थे, यानी ऐसे पेजेज जो बहुत ज्यादा भरे होते थे ज्ञान से, कुछ ना कुछ उन पर ज्ञान होता था। विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम, पर धीरे धीरे वे क्या बनते गए, स्पॉइल्स ऑफ टाइम, यानी समय की बर्बादी ही वो बनते गए। डिड नेवर अनरोल, जिनको कभी भी ओपन नहीं किया गया। अब देखिए समय की बर्बादी क्यों बने रहे वो पेज, क्योंकि इन पेजेस को, इन कागजों को जिस पर इतनी नॉलेज थी उनको कोई पढ़ ही नहीं पाया। ये गांव के गरीब लोग इस नॉलेज से दूर रहे, उन्होंने ये ज्ञान हासिल ही नहीं किया क्योंकि वे कर ही नहीं पाए, क्योंकि वे गरीब थे, उनके पास इतनी धन दौलत नहीं थी राजा महाराजाओं की तरह, अमीर लोगों की तरह, कि वे क्या कर पाते, इस नॉलेज को गेन कर पाते, नॉलेज को प्राप्त कर पाते। तो इसलिए क्या हुआ, अब जो ये ज्ञान था सारा का सारा वो वेस्ट ऑफ टाइम ही रह गया। स्पॉइल्स ऑफ टाइम इन वेस्ट ऑफ टाइम, इसका जब किसी ने यूज ही नहीं किया तो वो सारे पेज क्या रहे, वैसे ही भरे हुए रहे। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, पेज को भर लेता है, पूरे ज्ञान से भर लेता है, पर उसको पढ़ता ही नहीं, तो वो उसका ज्ञान कैसा रह गया, वेस्ट ऑफ टाइम रह गया, क्योंकि उसने उस ज्ञान को कभी पढ़ा ही नहीं, सिर्फ उसने पेजेस को ही हमेशा भरा। यानी कि क्या हुआ यहाँ पर, डिड नेवर अनरोल, ऐसे पेज जो खोले ही नहीं गए, अनरोल मीन ओपन करना, ऐसे पेज जो कभी ओपन ही नहीं किए गए, और वो क्या बनकर रह गए, वो स्पॉइल्स ऑफ टाइम बनकर रह गए। चिल पेनरी रिप्रेस, चिल पेनियरी रिप्रेस्ड, अब यहाँ पर भी ई, रिप्रेस्ड देयर नोबल रेज, और देखिए उनकी जो गरीबी थी, चिल पेनियरी क्या हुआ कि गरीबी, रिप्रेस्ड, रिप्रेस्ड मीन दबा कर रखना, किसी को सरवाइव करने से ही रोक देना, यानी कि किसी को दबाना, रिप्रेस्ड मीन सबमिसिव, यानी किसी को दबा कर रखना। देयर नोबल रेज, यानी कि जो उनके अंदर एक उत्साह था, रेज मीन होता है एंगर, वैसे गुस्सा होता है, पर यहाँ पर क्या होगा, एक्साइटमेंट था, जो उनके अंदर एक जील, एक जोश था कुछ करने का, वो सारा दबा कर ही रखा गया। यानी ये गरीब अपने जोश को निकाल नहीं सके, अपने एक्साइटमेंट को, कुछ करने की जो उनकी चाहत थी उसको वो गरीबी के कारण, चिल पेन्योरी, यानी कि इसकी जो गरीबी थी उसने उसको क्या कर दिया, चिल कर दिया, जमा दिया। यानी कि जो गरीब लोग थे उनकी जो आग थी कुछ करने की, उनकी एक्साइटमेंट थी, उनका जोश था, उसको उनकी गरीबी ने चिल कर दिया, जमा दिया बर्फ की तरह, और वो कभी भी इसका यूज नहीं कर पाए, अपने उत्साह का, अपने जोश का। एंड फ्रोज द जेनियल करंट ऑफ द सोल, और यहाँ तक कि जो उनकी सोल में, सोल क्या होता है, उनकी आत्माओं में एक करंट भरा हुआ था, करंट मीन वही उत्साह, जील भरी हुई थी। जेनियल मीन ग्रेसियस, यानी कि एक शानो शौकत से भरी हुई उनके अंदर जो जील थी, एक उत्साह था कुछ करने का, फ्रेंडली बनने का, यानी कि समाज के लिए कुछ करने का एक उत्साह था, वो सारा का सारा फ्रोज ही रहा। फ्रोज मीन जम जाना, फ्रीज से बना फ्रोज, यानी जम जाना, उनका सारा का सारा उत्साह जमकर ही रह गया, और वो कभी भी अपने गांव के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 14th स्टैंजा है, फुल मैनी अ जेम ऑफ प्योरेस्ट रे सरीन, तो ये क्या है, सरीन प्रोनाउंस होगा, फुल मैनी अ जेम ऑफ प्योरेस्ट रे सरीन, द डार्क अनफैथम्ड केव्स ऑफ ओशन बियर। अब देखिए यहाँ पर फुल मैनी अ जैम, अब देखिए इतने सारे, फुल मैनी मीन अ लॉट ऑफ, बहुत अधिक मात्रा में, जैसे कोई जैम होता है, जैम मीन कोई हीरा, कोई जवाहरात, अ प्रीसियस स्टोन, यानी कि एक प्रीसियस मीन कीमती, एक कीमती स्टोन, एक पत्थर, कीमती पत्थर जिसको हम हीरा कहते हैं, जैम क्या होता है, हीरा। फुल मैनी अ जैम ऑफ प्योरेस्ट रे सरीन, जिनमें से प्योरेस्ट रे, प्योरेस्ट मीन एक निर्मल, एक शुद्ध, यानी कि एक साफ सुथरी, रे मीन किरण, सूर्य की रोशनी, सरीन मीन शांति से गुजरती थी, यानी ऐसे हीरे जिनमें से सूर्य की रोशनी जब उन पर पड़ती है तो वो चमक उठते हैं, प्योरेस्ट दिखाई देते हैं, बिल्कुल निर्मल दिखाई देते हैं, सफेद व्हाइट दिखाई देते हैं। द डार्क अनफैथम्ड केव्स ऑफ ओशन बेयर, वे सारे के सारे कहाँ पर जमा रह गए, उनकी रोशनी लोगों तक नहीं पहुंच पाई। यानी कि अब देखिए पोइट क्या कहता है, ये जो गरीब लोग हैं जो कब्रों में दफन है, इनकी रोशनी, ये इनको इसने क्या किया, पोइट ने कंपैरिजन किया, तो जैम से कंपैरिजन किया, जैम मीन एक हीरे से इनका कंपैरिजन किया, तुलना की गई कि जो ये
हीरो की तरह लोग चमकते थे, यानी ऐसे लोग जिनकी आत्माएं क्या थी, बिल्कुल प्योर थी, बिल्कुल निर्मल थी, जो शांत लोग थे बिल्कुल, वे हमेशा एक हीरे की तरह, जैसे कि कोई हीरा कहाँ दबा रह जाता है, डार्क अनफैदम्ड, डार्क मीन अंधेरे में, अनफैदम्ड, अनफैदम्ड मीन ऐसी जगह जिसको एक्सप्लोर नहीं किया गया, यानी कि एक ऐसे अनफैदम्ड केव्स, केव्स मीन गुफाएं, ऐसे गुफाएं जिनको कभी अनफैदम्ड नहीं किया गया, जिन पर कभी सर्च नहीं की गई, जिसको कभी समझा नहीं गया, अंडरस्टूड नहीं किया गया, एक्सप्लोर नहीं किया गया, खोजा नहीं गया, यानी कि एक ऐसी केवों, ऐसी केव्स, ऐसी गुफाओं में ये हमेशा के लिए अंधेरे में ही क्या रह गए, दफन रह गए, कोई उन्हें खोज नहीं पाया। अब कुछ हीरे होते हैं जिनको निकाल लिया जाता है, पर कुछ हीरे केव्स में ही, गुफाओं में ही दफन होते हैं, जिन तक लोग पहुंच नहीं पाते, यानी कि ये ऐसे लोग हैं जिनकी प्रतिभाओं तक, इनकी एक निर्मल छवि तक, एक इन अच्छी आत्माओं तक लोग पहुंच ही नहीं पाए, इन गरीब लोगों तक जिनमें इतनी नॉलेज भरी हुई थी, इतना कुछ था इनमें, इतना उत्साह था कुछ करने के लिए, इन लोगों तक लोग पहुंच ही नहीं पाए, यानी कि ये इनकी जो काम करने की जो लगन थी वो सारी की सारी केव्स में ही जमा होकर रह गई, यानी इन कब्रों में ही दफन होकर इनकी जो झील थी, इनका जोश था, वो सारा का सारा इन कब्रों में ही दफन होकर रह गया। ऑफ ओशन बियर, जो क्या करता है, ओशन मीन क्या होता है, एक समुद्र, एक महासागर, और महासागर में जो क्या होती है, गुफाएं, महासागर के एरियाज में जो गुफाएं होती है उनमें ही इनकी सारी चमक दबकर हमेशा के लिए रह गई। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद थर्ड लाइन, 14th स्टैंजे की थर्ड लाइन, फुल मैनी ऑफ फ्लावर इज बॉर्न, बॉर्न मीन जन्म लेना, टू ब्लश, ब्लश क्या होता है, शर्माकर लाल हो जाना, अनसीन, अनसीन मीन जो बिना देखे रह जाते हैं, सीन क्या होता है, सी सो सीन, सीन मीन देखना, अनसीन जिन्हें देखा ही नहीं गया। अब देखिए कुछ फ्लावर्स, फुल मैनी ऑफ फ्लावर्स, यानी कि बहुत से ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं, यानी बहुत से ऐसे फूल भी होते हैं जो पैदा होते हैं और लाल भी होते हैं, यानी कि ऐसे लाल रंग के फूल भी होते हैं जो कि अनसीन, बिना देखे ही क्या होते हैं, एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस, जो अपनी स्वीटनेस को, अपनी सुगंध को, अपनी की मिठास को, जो लोगों को, ऐसे फूल जो लोगों को क्या करते हैं, मिठास पे देते हैं, यानी जो लोगों को अपनी सुंदरता से खुशी देते हैं, ऐसे फूल भी होते हैं जो क्या होते हैं, खिलते हैं और लाल भी होते हैं, पर किसके लिए, डेजर्ट एयर, यानी जो रेगिस्तान में खिलते हैं, रेगिस्तान में जो चलने वाली हवा होती है उनमें ही ये क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, यानी लोगों तक अपनी सुगंध, अपनी खुशबू पहुंचाए बिना ही कुछ फूल क्या हो जाते हैं, रेगिस्तान में ही जहां ये खिलते हैं वहां की हवा में ही ये क्या हो जाते हैं, मुरझाकर खत्म हो जाते हैं हमेशा के लिए। तो यहाँ देखिए आपने ये 2 लाइंस की, फुल मैनी अ जैम, जैम है जो यहाँ पर, जैम किसके लिए यूज किया गया, जो इन गांव के लोग हैं, जो विलेज पीपल है, विलेज पीपल जो मर चुके हैं अब, हु आर डाइड, यानी ऐसे लोग जो अब मर चुके हैं, गांव के लोग, उन गांव के लोग, उनके लिए यूज किया गया है जैम वर्ड। और यहाँ पर जो फ्लावर है, जो ये फ्लावर वर्ड यूज किया गया है, फ्लावर भी किसके लिए यूज किया गया है, इन विलेज पीपल के लिए यूज किया गया है, यानी कि जैम और फ्लावर दोनों ही क्या है यहाँ पर, मेटाफर, मेटाफर में क्या होता है आपको मैं पिछले लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ, मेटाफर होता है किसी से तुलना करना, पर वहां पर एज लाइक और सो, एज लाइक और सो का यूज किए बिना, जब इन वर्ड्स का यूज किए बिना हम किसी व्यक्ति की तुलना या किसी वस्तु की तुलना किसी व्यक्ति से कर देते हैं, किसी चीज से कर देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, मेटाफर होता है। तो इस स्टैंजे में किसका यूज है, मेटाफर का। अब 15th देखिए स्टैंजा, सम विलेज हैम्पडन, अब क्या है यहाँ पर, सम विलेज हैम्पडन, यानी कुछ गांव के लोग, पोइट यहाँ पर कहता है कि कुछ गांव के लोग किसके जैसे रहे होंगे, हैम्पडन के जैसे। अब यहाँ पोइट क्या करता है, तुलना ही कर रहा है, पर वो किसी खास व्यक्तियों के साथ तुलना कर रहा है, इन गांव वालों की जिनको दुनिया जानती है, यानी ऐसे लोग जिनको दुनिया जानती है, जब उनसे तुलना की जाती है तो वहां पर हम किस डिवाइस का यूज करते हैं वहां पर, तो वो होती है अलूजन,
तो क्या होती है वो? एलूजन। एलूजन डिवाइस कहाँ पर होगी? आपको यहाँ पर याद करनी है। 15th स्टैंजा में क्या यूज हुआ है? एलूजन यूज हुआ है। अब क्यों हुआ है? हैम्पडन है जो एक फेमस क्या रहा है? ये एक फेमस पॉलिटिशियन रहा है, एक फेमस फिगर रहा है उस वक्त का, यानी एक पुराने टाइम का एक फेमस राजनीतिज्ञ रहा है, एक राजनीतिक व्यक्ति रहा है, एक राजनेता रहा है ये। और जिसने क्या किया था, इंग्लैंड के राजा हुए थे चार्ल्स फर्स्ट, उसकी नीतियों का विरोध किया था। चार्ल्स फर्स्ट कौन थे? इंग्लैंड के राजा थे। इनकी नीतियों का विरोध किया था, चार्ल्स फर्स्ट की नीतियों का विरोध इस पॉलिटिशियन ने किया था, हैम्पडन नाम के व्यक्ति ने। तो ये फेमस व्यक्ति है और इसकी तुलना इन गांव वालों के साथ, मामूली गांव वालों के साथ की गई है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है? एलूजन। पर जब तुलना तो की गई है और पूरा खोल के नहीं की गई है, बल्कि सिर्फ एक लाइन के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर ही कर दी जाए, छोटी सी बात बताकर ही इशारा कर दिया जाए कि कुछ व्यक्ति किसकी तरह होंगे? हैम्पडन की तरह, जिन्होंने क्या बन के दैट विद डोंटलेस ब्रेस्ट, डोंटलेस होता है फियरलेस, ऐसा व्यक्ति जो फियरलेस होता है यानी कि जो निडर होता है। ब्रेस्ट मीन उनका जो वक्ष स्थल यानी कि उनकी जो छाती है, उनका सीना है, जो उनके सीने में क्या थी? निडरता भरी हुई थी। यानी हैम्पडन नामक व्यक्ति जो कि निडर था, जिसका सीना निडरता से भरा हुआ था, ऐसा भी कोई व्यक्ति इस कबर में रहा होगा इस गांव का। यानी एक व्यक्ति ऐसा भी होगा जो कि हैम्पडन जैसा होगा, जो निडर होगा और खुलकर यहाँ के जो विरोधी नेता हैं उनका विरोध करता होगा। ऐसा भी कोई व्यक्ति हैम्पडन के जैसा इन कब्रों में सोया होगा या फिर मरा हुआ पड़ा होगा। द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड्स विथस्टूड, जो कि टायरेंट के खिलाफ, लिटिल टायरेंट मीन ऐसे लोग जो क्या थे? तानाशाह थे, टायरेंट थे, अत्याचारी थे, लोगों पर अत्याचार करते थे, उनके खिलाफ। हिज फील्ड्स मीन अपने क्षेत्र में, हिज फील्ड्स मीन उनके क्षेत्र में जो अत्याचारी थे उनके विरुद्ध, विथस्टूड मीन खड़े होना, वो उनके विरुद्ध खड़ा हुआ होगा। यानी कि हैम्पडन की तरह ही कोई व्यक्ति अत्याचारियों के विरुद्ध अपने गांव में खड़ा हुआ होगा किसी टाइम पर। सम म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन, और कुछ खामोश, म्यूट मीन क्या होता है? अब आप मोबाइल में कुछ फंक्शंस देखते हो, म्यूट भी वहां पर लिखा होता है, व्हाट्सएप वगैरह पे आपने देखा होगा। म्यूट मीन साइलेंट कर देना, यानी कि आवाज को शांत कर देना। म्यूट इनग्लोरियस, इनग्लोरियस क्या होता है? इनग्लोरियस होता है जो किसी व्यक्ति की, जो किसी शानो शौकत से वंचित रह जाए। इनग्लोरियस जिसकी शानो शौकत को, जिसके क्वालिटी को लोग पहचान ना पाए, देख ना पाए। तो यानी देखिए मिल्टन क्या था? ये थोड़े ही अपने वर्क लिख कर गया पर ये फेमस था। यानी कि ऐसा कभी था, पैराडाइज लोस्ट इसकी एक फेमस पोएम भी रही थी, पैराडाइज लोस्ट, जिसके लिए ये फेमस था। यानी इसके अंदर की जो प्रतिभाएं थी, मिल्टन के अंदर की जो प्रतिभाएं थी वो छिपी रह गई, क्योंकि ये थोड़ा ही लिख पाया पर वो फेमस था। तो कुछ लोग मिल्टन जैसे कभी भी रहे होंगे जिनकी प्रतिभाएं छिपी रही होगी। हियर में रेस्ट, जो यहाँ पर इस वक्त रेस्ट कर रहे होंगे, यानी कि इस वक्त वो अपने कब्रों में आराम कर रहे होंगे। कुछ मिल्टन जैसे लोग भी यहाँ पर होंगे। सम क्रोमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड, और कोई क्रोमवेल जैसा, क्रोमवेल क्या था? ये भी इंग्लैंड का एक पॉलिटिशियन था जिसने चार्ल्स फर्स्ट की ही नीतियों का विरोध किया था। तो यहाँ पर देखिए क्रोमवेल और हैम्पडन दोनों ने ही चार्ल्स फर्स्ट की नीतियों का विरोध किया था। यानी देखिए यहाँ पर एक क्रोमवेल नाम का व्यक्ति है जो उसके जैसा भी कोई कब्र में लेटा हुआ होगा, जो हमेशा क्या रहा था? गिल्टलेस। गिल्टलेस मीन जिसने कभी भी उसने गिल्ट नहीं किया किसी बात पर। कंट्रीज ब्लड मीन जिसने अपने देहात में खून खराबे का विरोध किया होगा। ऐसा भी क्रोमवेल व्यक्ति जैसा कोई व्यक्ति यहाँ रहा होगा जो इस वक्त कब्रों में सोया है। तो यहाँ इन तीनों फेमस पर्सन से क्या दिखाया है? इन गरीब किसानों की तुलना की है पोइट ने, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बयान करके। तो यहाँ पर क्या है? एलूजन। द अप्लोज ऑफ लिसनिंग सीनेट्स टू कमांड। अब देखिए कोई व्यक्ति ऐसा भी इन कब्रों में सोया होगा जो क्या है? जिसकी कभी प्रशंसा हुई होगी। अप्लोज क्या होता है? क्लैपिंग के थ्रू जब हम क्या करते हैं, या तो क्लैपिंग के थ्रू या फिर हूटिंग करते हैं, यानी तेज आवाजें लगाते हैं। जब किसी की प्रशंसा में तालियां बजाते हैं, तो तालियां बजाते हैं, ऊंची आवाज में हम किसी की प्रशंसा करते हैं, तो उसको अप्लोज बोलते हैं। अप्लोज ऑफ लिसनिंग सीनेट्स। देखिए यहाँ पर जो अप्लोज ऑफ लिसनिंग सीनेट्स, जो सीनेट क्या होता है? इंग्लैंड की जो संसद है उसको सीनेट बोलते हैं। तो जो ये संसद के लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे उनकी बातों पर
जब वे कमांड देते हैं, जैसे सीनेट के जो मेंबर है, संसद के जो मेंबर है, जब वे कुछ क्या करते हैं, कमांड देते हैं यानी कोई आदेश देते हैं, तो उनके आदेशों को लोग ध्यान से सुनते हैं और फिर क्या करते हैं, या फिर उनके किसी भी जो घोषणाएं की जाती थी उन पर लोग क्लैपिंग करते हैं, अपलोज करते हैं उनका। तो ऐसे भी कुछ ऐसे प्रतिभाशाली लोग भी हुए होंगे जिनकी बातों पर लोग तालियां बजा सकते थे, पर वो उनकी जो प्रतिभा थी उनकी कब्रों में ही उनके साथ चली गई, क्योंकि वो कभी किसी सीनेट के मेंबर नहीं रहे थे। यानी वो गरीब लोग थे, वो किसी सीनेट के मेंबर नहीं थे, इसलिए कभी किसी ने उनके लिए क्लैपिंग नहीं की, कभी भी किसी ने उनके लिए अपलोज नहीं किया। The threats of pain and ruin to despise, और उन पर, उन गरीब लोगों पर तो हमेशा ही क्या था, हमेशा ही संकट, पेन मीन एक दर्द, एक तकलीफ मंडराती रहती थी, उनके लिए तो खतरा थे, वही एक धमकी थी। यानी इन लोगों की लाइफ पर तो हमेशा एक धमकी की तरह था जो उनका पेन था, यानी हमेशा ही वो दुखी रहते थे बेचारे। एंड रुइन टू डिस्पाइज, और हमेशा ही लोग उनसे नफरत करते, और ऐसा होते होते ही लास्ट में उनका रुइन हो गया। रुइन मीन डिस्ट्रॉय हो गए, यानी वो हमेशा के लिए ऐसे ही मर गए, लोगों की नफरत झेलते झेलते, और इतने दुखों को, इतनी कठिनाइयों को झेलते झेलते ही वे बेचारे मर गए। कभी भी किसी ने सीनेट के मेंबर की तरह उनके लिए अपलोज नहीं किया, यानी सीनेट के मेंबर का जैसे लोग सीनेट के मेंबर्स की लोग प्रशंसा करते हैं संसद के सदस्यों की, वैसे किसी ने इनकी प्रशंसा नहीं की। टू स्कैटर प्लेंटी ओवर अ स्माइलिंग लैंड, और देखिए वो हमेशा ही स्कैटर होता है बिखेरना, स्प्रिंकल, स्प्रिंकल क्या होता है, बिखेरना, तो वही है स्कैटर। प्लेंटी होता है प्रचुरता, OER मीन ओवर, ओवर अ स्माइलिंग लैंड। तो देखिए हमेशा ही इन्होंने क्या किया, अपनी स्माइलिंग लैंड के लिए कुछ ना कुछ करना चाहा। स्माइलिंग लैंड मीन उनका जो गांव का एरिया है जिसमें खुश लोग रहते थे, यानी कि उनकी जो धरती थे उस पर हमेशा खुश रहने वाले लोग रहते थे, और वे लोग हमेशा अपनी स्माइलिंग लैंड के लिए, अपनी इस खूबसूरत धरती के लिए कुछ करना चाहते थे। बहुत सी उनकी भावनाएं थी, प्लेंटी मीन बहुत अधिक उनकी क्या थी, भावनाएं थी, जो वो क्या करना चाहते थे, कुछ उनमें जोश था जो वो बिखेरना चाहते थे, यानी कुछ ना कुछ करना चाहते थे वो अपनी जमीन के लिए, अपनी धरती के लिए, पर वो उसके लिए कुछ कर नहीं पाए। एंड रीड देयर हिस्ट्री, यहाँ पर देखिए ओ आएगा बीच में, हिस्ट्री, एंड रीड देयर हिस्ट्री इन अ नेशंस आइज, और कभी भी वो अपनी हिस्ट्री को, अपने इतिहास को इस नेशन आइज मीन कभी भी अपने राष्ट्र की आंखों में वो इस हिस्ट्री को नहीं पढ़ सके। यानी कि उनका भी नाम क्या होता, अगर वो सब कुछ कर पाते अपने ग्रामीण एरिया के लिए, तो उनका भी नाम कभी हिस्ट्री में लिया जाता, उनका भी नाम कहीं छपता, और लोग जो उनके देश के लोग हैं वो उनको पढ़ पाते, पर वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने ग्रामीण एरिया के लिए कुछ नहीं कर पाए, जिसके कारण उनके जो प्रतिभाएं थी वो उनके अंदर ही रह गई। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम 16 स्टैंजास तक कर चुके हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट स्टैंजास को।